तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खबर 100 न्यूज पर। और इस वक्त तस्वीरें और भी साफ हो गई। हमने आपको पहले ही कहा था कि 12 बजे के बाद जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। और वो तस्वीरें साफ इस तरह हुई है, 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए भारतीय जनता पार्टी 7 पर, कांग्रेस 1 पर, अन्य की बढ़त बनी हुई है। अगर बात करते हैं चुनावों की, अगर बात करते हैं नतीजे की, अगर बात करते हैं उत्साह की, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इतने उत्साहित हैं कि वो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित सत्यनारायण सत्तन। आज हम इनसे जानेंगे, बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है। नमस्कार सत्तन जी। सत्तन जी, मेरा सबसे अहम सवाल उपचुनाव, जैसे कि विधानसभा चुनाव में 4 सीटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी थी कांग्रेस ने, और अब एक बड़ा फासला है, भारतीय जनता पार्टी 20 पर आगे बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 7 पर और अन्य 1 पर। यह फासला आखिर कैसे तय हुआ, इसकी वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है वो 80 से प्रारंभ होकर के अभी तक चला आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ने लोगों से जो आंतरिक संपर्क स्थापित किया है वो राष्ट्रवाद के माध्यम से किया हुआ संपर्क है। और दैनंदिन में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए हुए कार्यों का जो विवेचन है, उस कार्यों के उन क्रियाकलापों का असर भी इस चुनाव पर दिखाई पड़ता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, राम जन्मभूमि वाला मामला हो, कश्मीर वाला मामला हो, 370 को हटाने का मामला हो, इन सारे के सारे मामलों से, और आतंकवादियों के खिलाफ अपनी लड़ाई को, चीन के खिलाफ अपने आप को प्रस्तुत करते हुए जिन उपलब्धियों से भारतवर्ष को उन्होंने अपनी सौगातें प्रदान की है, उसका फल है, इसका परिणाम है। ये जीत तो सुनिश्चित थी, इस जीत को रोकने की ताकत किसी के पास नहीं थी। शायद इसलिए क्योंकि सीटों का अंतर बहुत कम था, या फिर इसलिए क्योंकि जनता इन 15 महीनों में कांग्रेस से परेशान हो चुकी थी? कांग्रेस से परेशान जनता का रिजल्ट तो भारतीय जनता पार्टी के उस आह्वान से ही दिखाई देता है कि कांग्रेस विमुक्त भारत की परिकल्पना करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपने कर्मों के द्वारा इस सिद्धांत को सिद्ध करते हुए दिखाई दिया है। और ये बात सिद्ध की है कि कांग्रेस के नेताओं की बदजुबानी और जिस तरीके से आगे बढ़ कर के उन्होंने जिस तरीके के आरोप लगाए, वो उन आरोपों को जनता ने स्वीकार नहीं किया। एक सबसे मोटा कारण ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के पास में जो आत्मविश्वास था, उस आत्मविश्वास के बलबूते पर ये लड़ाई लड़ी गई। लेकिन कमलनाथ जी की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि वो इन दिनों चुनाव के मौसम में तो तमाम निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर के लोगों से संपर्कित हुए, लेकिन उसके पहले वो अपने आप को सांसद बना करके दिल्ली में बैठ करके जो जीते रहे, तो प्रदेश की अन्य जनता से उनका संपर्क उतना व्यापक तौर से, उतना गहराई लेकर के नहीं आया जिसमें एक मृदुलता प्राप्त हो सके, जिसमें किसी प्रकार की उनको उपलब्धि प्राप्त हो सके। एकाएक जनता के बीच में जाना, अपनी उपस्थिति गिनाना, उस विश्वास की सृष्टि नहीं कर पाया जिस विश्वास की आवश्यकता जनता जनार्दन को होती चाहिए थी। कहीं ना कहीं कि ये मुद्दा भी बहुत अहम लगता है आपको सत्तन जी की, जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ बात की किसानों की या फिर बात की गद्दारों की, या इस चुनाव में जनता ने पार्टी को वोट ना देके उन लोगों को वोट दिया जो काम करना चाहते हैं और जो काम करने का वादा कर रहे हैं? मतलब विकास के नाम पर वोट दिया है जनता ने, विकास के नाम पर वोट दिया है, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित की हुई कार्यवाहियों के परिप्रेक्ष्य में वोट दिया है। सबसे बड़ी बात विश्वास की होती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति भारतवर्ष के लोगों का विश्वास जो है प्रबल हुआ है। ये जो विश्वास प्रबल होने की बात है, इसमें आप मोदी जी और अमित शाह की अगर हम बात करें तो उन्होंने इस मध्य प्रदेश उपचुनाव से अपने आप को बहुत दूर रखा, एक भी बार वो यहाँ उन्होंने शिरकत नहीं की। जबकि अगर बिहार चुनावों की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार जी के लिए कितनी सभाएं, कितनी रैलियां की गई, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, अमित शाह ने की, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ
अगर बड़े नेताओं की बात करें तो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा ही नजर आए। इसकी क्या एक वजह हो सकती है? क्षेत्रीय चुनाव और राष्ट्रीय चुनाव दोनों के बीच में अंतर होता है। ये जो चुनाव मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, ये चुनाव परिस्थिति विशेष के परिचायक बन करके चल रहे हैं। इस परिस्थिति विशेष के परिचायक चुनाव में सिंधिया जी के द्वारा अपनी पार्टी का परित्याग करके भारतीय जनता पार्टी में विलय होना, ये उनके चातुर्य का परिचायक है। और हमेशा सिंधिया परिवार ने ये चतुराई इतिहास में अपने आप को दिखाई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बात को भली भांति समझते थे कि कांग्रेस से निकलने के पश्चात यदि उन्हें कहीं पर कोई उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है तो वो एकमात्र ठोर ठिकाना कोई सा हो सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का ठोर ठिकाना हो सकता है। कांग्रेस ने बार बार आरोप भी लगाए भारतीय जनता पार्टी पर कि उन्होंने खरीद फरोख्त की है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि गद्दार जो है, जो ये सीट है गद्दारों को नहीं देगी जनता। लेकिन जब ये रुझान आए, जब पहले रुझान आए, तो उन रुझानों में वो चेहरे भी आगे हैं जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अब इसमें ये उन चेहरों का जादू है या ये बीजेपी का जादू है? ये जादू जो है भारतीय जनता पार्टी के विश्वास का जादू है। और खरीद फरोख्त की बात करने वाली कांग्रेस इस बात को क्यों भूल जाती है कि कांग्रेस ने ही खरीद फरोख्त की राजनीति का शुभारंभ किया है। और केवल आरोप लगाने मात्र से ही सिंधिया को कौन खरीद सकता है? सिंधिया को खरीदने की ताकत किसके पास है जो सिंधिया को खरीद लेगा? सिंधिया जो है अपने बौद्धिक वैभव के परिणाम स्वरूप अपनी पारिवारिक परंपरा का निर्वहन करते हुए उन सबलों के साथ में हुए। जैसे कि मल्हार राव की लड़ाई के समय सिंधिया ने मल्हार राव का साथ न देकर के अंग्रेजों का साथ देना उचित समझा। सिखों को के साथ भी ठीक यही हुआ। मराठा, सिख और सिंधिया के बीच का जो बदलाव है वो सिंधिया की बौद्धिक क्षमता का परिचायक होता है। अवसर से लाभ उठा लेने का काम जो है उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है और उन्होंने अवसर का लाभ उठाया। अपनी अवमानना को सम्मान में बदलने के लिए एक ही स्थान उचित हो सकता था और वो स्थान भारतीय जनता पार्टी का है और उस स्थान का लाभ उन्हें बराबर मिल रहा है। अगर ये चुनाव में ऐसा भी कहा जा रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो भीतरघात कर रही है, वो नहीं चाहती कि सिंधिया के जो चेहरे हैं वो ये चुनाव जीते, उन्हें सिर्फ 8 सीटों की जरूरत है, वो सिर्फ 8 ही सीटों पर जोर लगा रही है। लेकिन ये जो रुझान सामने आ रहे हैं इसमें ग्वालियर बेल्ट की भी अगर बात करते हैं तो वहां से भी सबसे खास माने जाने वाली इमरती देवी आगे चल रही है। सत्तन जी, एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी विरोध में थी, उन 15 महीनों में सबसे ज्यादा छीटाकशी अगर किसी नाम पर हुई तो वो इमरती देवी ही हुई। फिर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और पीछे पीछे इमरती देवी भी उनके साथ आ गई, तो अब कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम तक कह दिया। इस तरह की जो बयानबाजी है ये कहां तक शोभा देती है और ये कितनी आसानी से पलट जाते हैं नेता? बयानबाजी का परिणाम तो ये है ही सही। और रहा प्रश्न इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के इस वैभव को प्राप्त करने का कारण जनता जनार्दन का विश्वास ही है कुल मिलाकर के। और इस विश्वास के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की जाने वाली जो क्षुद्र टिप्पणियां थीं, उन क्षुद्र टिप्पणियों का असर भी समाज पर दिखा। कमलनाथ का आत्मविश्वास जो है फलित होने में ये सफल नहीं हो पाया। कारण इसका है कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का अभाव है, कांग्रेस के पास नेताओं की भीड़ है। भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व का अगर एक कोई कारण बनता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनता है। भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता जिस संबोधन को लेकर के अपने आप को जीता है, जिस विश्वास को कायम करता है, वो विश्वास अपने आप में अखंड है। वो अपने कार्य के लिए जब कार्यकर्ता जुड़ता है तो उसे अंजाम तक पहुंचाने के तक ही उसे चैन से बैठने को मिलता है, अन्यथा वो चैन से नहीं बैठता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक समय में पार्टी के निर्देश पर जिस काम के लिए जुटता है उस काम की
समग्रता पर, उस काम की संपूर्णता पर, उस काम की सफलता पर उसकी निगाह रहती है। ठीक उसी तरीके से निगाह रहती है जैसे अर्जुन की निगाह पक्षी पर नहीं थी, अर्जुन की निगाह पेड़ पर नहीं थी, घोंसले पर नहीं थी, उसकी आंख पर थी। ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के नेताओं की जो निगाह होती है वो अपने लक्ष्य पर होती है। सतन जी, आप कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है वो एक अहम रोल प्ले करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिंधिया के विलय के बाद में अगर हम बात करें कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ता भी कुछ नाराज थे और वो छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में भी गए। अभी अभी जब आप ये बात कर रहे हैं कार्यकर्ताओं की, तो हमने वो कुछ तस्वीरें दिखाई थी सुबह, जिनमें सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता तो जहां पर काउंटिंग हो रही है वहां से नदारा दिए, वो पहले ही हार मान चुके हैं। तो बीजेपी पहले से तैयार थी इस जीत के लिए। वी.डी. शर्मा ढोल बजा रहे हैं सड़क पर और बोल सकते हैं कि वी.डी. शर्मा, शिवराज सिंह चौहान मिठाई खिला रहे हैं पहले ही। वी.डी. शर्मा भले ही प्रदेशाध्यक्ष हों, शिवराज सिंह चौहान भले ही मुख्यमंत्री के पद पर विराजित हों, लेकिन वी.डी. शर्मा और शिवराज सिंह चौहान पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का एक संस्कार है, एक संकल्पित संस्कार है और इस संकल्पित संस्कार के परिणाम स्वरूप ही उसे देवतुल्य कार्यकर्ता के लिए कहा जाता है। देवता जो है आत्म कल्याण के लिए नहीं, समष्टि के कल्याण के लिए लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य जो है भारतवर्ष में राष्ट्रवाद की स्थापना करते हुए लोगों की विचारधारा का शुद्धिकरण है और उस शुद्धिकरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में पहले भी कह चुका हूं आपसे और वो ये फिर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का अभाव है। कार्यकर्ताओं का अभाव इसलिए कि वहां पर नेतागिरी जो है भाई 55 साल 50 साल की बादशाहत करने के बाद वहां पर कार्यकर्ता नहीं नेता ही बचे हैं। उन नेताओं के बचने के परिणाम स्वरूप उनके अहम की लड़ाई जो पारस्परिक रूप से होती रही है उसके परिणाम आज कांग्रेस को भोगना पड़ रहे हैं। एक परिवार की परिधि में आगे बढ़ने के परिणाम भी उसे भोगना पड़ रहे हैं। उसके कार्यकर्ताओं के अंतर मन में जो भावनाएं उद्वेलित होती हैं उन्हें दबा दिया जाता है। एक परिवार के इशारे पर ही संपूर्ण कांग्रेस की रीति नीति नियामकता निर्धारित होती है। बिल्कुल यही एक वजह है कि कांग्रेस धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। एक बड़ी खबर, मंधाता से पहली जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने। नारायण पटेल जीत गए हैं मंधाता से। बीजेपी के नारायण पटेल मंधाता से जीत चुके हैं, पहली जीत हासिल की है। अब बीजेपी 19 सीट पर आगे है, 20 पर नहीं, क्योंकि एक पर जीत दर्ज करा चुके हैं। कांग्रेस 7 पर आगे है। बड़ी खबर मंधाता से, जैसा कि अभी अभी सत्यन जी कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे निकल रही है और पहली जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने। अभी की सबसे बड़ी खबर, जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें 21,900 वोटों से दर्ज की है इन्होंने अपनी जीत। मंधाता के नारायण पटेल ने 21,900 वोट से अपनी जीत दर्ज कराई है। पहली मध्य प्रदेश के पहले विधायक जिन्होंने जीत दर्ज कराई है वो है मंधाता के नारायण पटेल। मेरी बातचीत अभी भी जारी है सत्यनारायण सत्तन जी से। हम बात कर रहे हैं कौन जीते कौन हारे। इसी बीच में सत्तन जी ने भी अभी कहा था कि जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बहुत मेहनत करता है, उसे यही सिखाया जाता है कि वो जो काम उसे दिया गया है जब तक वो खत्म ना हो जाए जब तक वो चैन से नहीं बैठता। और इसी बीच मंधाता से जीत दर्ज कराई है नारायण पटेल ने। हमारी बातचीत लगातार जारी है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। अच्छाई पर चले, बुराई का कभी साथ न दे, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएं। प्रदीप सिंह और आपके सारे के सारे संवाददाता भाई टीम, आप सभी के लिए ये दिल से संदेश है आपके इस ब्राह्मण भाई का। अच्छा अच्छा दिखाएं लोगों को, सच्चा सच्चा दिखाएं लोगों को। और मैं सौभाग्य इसलिए मानता हूँ ये वीडियो बाइट देने में क्योंकि मैं जानता हूँ कि खबर 100 ऐसा ही एक चैनल है। संवाददाता दीप सिंह के साथ आपका पुनीत वशिष्ठ ऑन खबर 100 एक्सक्लूसिवली।
नमस्कार, मैं हूं रजनीश दुग्गल एंड आप मुझे देख रहे हैं ऑन खबर 100। सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। टेक केयर। हाय गाइस, दिस इज विपुल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर 100। इसी तरह पॉजिटिव और सकारात्मक खबरें दिखाते रहिए। कीप अप द गुड वर्क। बाय। क्या सवाल आपके मन में भी उठते हैं? क्या सवाल आपको भी परेशान करते हैं? क्या सवालों का बवंडर आपको भी झकझोर देता है? तो जानिए इन टेढ़े सवालों का सीधा जवाब हमारे साथ। सवाल जरूरी है। मैं हूं आदित्य पंचोली और आप सब देख रहे हैं खबर 100। सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए हमेशा देखते रहिए खबर 100। नमस्कार। हेलो गाइस, मैं हूं फरहान साबरी और सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार। पहली बार मैं पुनीत वशिष्ठ खबर 100 पे आप सभी को बहुत बहुत प्यार। न्याय के पथ पर चले, अच्छाई पर चले, बुराई का कभी साथ ना दे, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएं। दीप सिंह और आपके सारे के सारे संवाददाता भाई टीम, आप सभी के लिए ये दिल से संदेश है आपके इस ब्राह्मण भाई का। अच्छा अच्छा दिखाएं लोगों को, सच्चा सच्चा दिखाएं लोगों को। और मैं सौभाग्य इसलिए मानता हूँ ये वीडियो बाइट देने में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि खबर 100 ऐसा ही एक चैनल है। संवाददाता दीप सिंह के साथ आपका पुनीत वशिष्ठ ऑन खबर 100 एक्सक्लूसिवली। नमस्कार, मैं हूं रजनीश दुग्गल एंड आप मुझे देख रहे हैं ऑन खबर 100। सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। टेक केयर। हाय गाइस, दिस इज विपुल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर 100। इसी तरह पॉजिटिव और सकारात्मक खबरें दिखाते रहिए। कीप अप द गुड वर्क। बाय। क्या सवाल आपके मन में भी उठते हैं? क्या सवाल आपको भी परेशान करते हैं? क्या सवालों का बवंडर आपको भी झकझोर देता है? तो जानिए इन टेढ़े सवालों का सीधा जवाब हमारे साथ। सवाल जरूरी है। मैं हूं आदित्य पंचोली और आप सब देख रहे हैं खबर 100। सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए हमेशा देखते रहिए खबर 100। नमस्कार।
हेलो गाइस, मैं हूं फरहान साबरी और सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार। पहली बार मैं पुनीत वशिष्ठ खबर 100 पे आप सभी को बहुत बहुत प्यार। न्याय के पथ पर चले, अच्छाई पर चले, बुराई का कभी साथ ना दे, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएं। प्रदीप सिंह और आपके सारे के सारे संवाददाता भाई टीम, आप सभी के लिए ये दिल से संदेश है आपके इस ब्राह्मण भाई का। अच्छा अच्छा दिखाए लोगों को, सच्चा सच्चा दिखाए लोगों को। और मैं सौभाग्य इसलिए मानता हूँ ये वीडियो बाइट देने में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि खबर 100 ऐसा ही एक चैनल है। संवाददाता दीप सिंह के साथ आपका पुनीत वशिष्ठ ऑन खबर 100 एक्सक्लूसिवली। नमस्कार, मैं हूं रजनीश तुगल एंड आप मुझे देख रहे हैं ऑन खबर 100। सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। टेक केयर। हाय गाइस, दिस इज विपुल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर 100। इसी तरह पॉजिटिव और सकारात्मक खबरें दिखाते रहिए। कीप अप द गुड वर्क। बाय। क्या सवाल आपके मन में भी उठते हैं? क्या सवाल आपको भी परेशान करते हैं? क्या सवालों का बवंडर आपको भी झकझोर देता है? तो जानिए इन टेढ़े सवालों का सीधा जवाब हमारे साथ। सवाल जरूरी है। मैं हूं आदित्य पंचोली और आप सब देख रहे हैं खबर 100। सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए हमेशा देखते रहिए खबर 100। नमस्कार। हेलो गाइस, मैं हूं फरहान साबरी और सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार। पहली बार मैं पुनीत वशिष्ठ खबर 100 पे आप सभी को बहुत बहुत प्यार। न्याय के पथ पर चले, अच्छाई पर चले, बुराई का कभी साथ ना दे, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएं। प्रदीप सिंह और आपके सारे के सारे संवाददाता भाई टीम, आप सभी के लिए ये दिल से संदेश है आपके इस ब्राह्मण भाई का। अच्छा अच्छा दिखाए लोगों को, सच्चा सच्चा दिखाए लोगों को। और मैं सौभाग्य इसलिए मानता हूँ ये वीडियो बाइट देने में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि खबर 100 ऐसा ही एक चैनल है। संवाददाता दीप सिंह के साथ आपका पुनीत वशिष्ठ ऑन खबर 100 एक्सक्लूसिवली। नमस्कार, मैं हूं रजनीश तुगल एंड आप मुझे देख रहे हैं ऑन खबर 100। सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। टेक केयर।
हाय गाइस, दिस इज विपुल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर 100। इसी तरह पॉजिटिव और सकारात्मक खबरें दिखाते रहिए। कीप अप द गुड वर्क। बाय। क्या सवाल आपके मन में भी उठते हैं? क्या सवाल आपको भी परेशान करते हैं? क्या सवालों का बवंडर आपको भी झकझोर देता है? तो जानिए इन टेढ़े सवालों का सीधा जवाब हमारे साथ। सवाल जरूरी है। मैं हूं आदित्य पंचोली और आप सब देख रहे हैं खबर 100। सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए हमेशा देखते रहिए खबर 100। नमस्कार। हेलो गाइस, मैं हूं फरहान साबरी और सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। तो बीजेपी 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, बल्कि ये कह सकते हैं 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। एक सीट पर जीत दर्ज करा चुकी है। कांग्रेस के पाले में आ रही है 7 बढ़त और अन्य के पास गई है 1। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के नाम का जादू चल गया है और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने जा रहे हैं और इस बार लंबे समय के लिए, वो भी हम कह सकते हैं कि पावर के साथ, मजबूती के साथ। इसी बीच कमलनाथ ने बयान दिया है। कमलनाथ ने कहा है कि जनता ने जो भी अपना निर्णय दिया है वो हमारे लिए सर आंखों पर है, यानी कि वो शिरोधार्य है। लगातार हम बने हुए हैं, हमारी नजर बनी हुई है, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ बने हुए हैं पंडित सत्यनारायण सत्तन, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। सत्तन जी, एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहूंगी। अभी पहली जीत मंदाता में भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज करा ली है। इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास क्या लगेगा? कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये आरोप था कि इस तरह से अगर बार बार होता रहा या भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो जिस तरह से ये सरकार में या सत्ता में लौटे हैं, इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। ये कितना सही है? भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जाता है कि वो धर्म को माध्यम बना करके अपनी लड़ाई की शुरुआत करती है और वो धर्म प्रधान पार्टी है, जबकि राजनीति और धर्म को एक दूसरे से अलग रहना चाहिए। लेकिन देखिए, ये पहला जो चुनाव का निर्णय आया है वो मानधाता ओंकारेश्वर से आया है और मानधाता ओंकारेश्वर जो है वो धर्म की परिधि में ही आते हैं। तो यतो धर्मस् ततो जयः, जहाँ पर धर्म होता है वहाँ पर विजय होती है। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को धारण करते हुए जिन लोगों को शरण दी वो भी धर्म का भाव है। रामचरितमानस कहता है कि जो धर्म को, जो शरण में आए हुए का परित्याग करते हैं उनकी सदगति नहीं होती है। शरणागत कह जे तजहि निज अनहित अनुमान, जो अपने लिए अनहित मान करके शरणागत को त्याग कर देते हैं, से नर पावर पाप में तिन्ह बिलोकत हान। वो लोग पापी स्वभाव के होते हैं, उन्हें देखने मात्र से ही पाप लगता है। ये धर्म
धर्म का भाव है, रामचरितमानस का भाव है, लेकिन बीजेपी ने उन लोगों को अपने में समाहित करते हुए अपनाया है, सत्ता के भाव से ही अपनाया है, आत्मीय भाव से ही अपनाया है, जिसका परिणाम ये है कि जो अपमानित होकर के अपने ही संगठन से भारतीय जनता पार्टी में आए थे उन्हें सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये आदमी की विश्वसनीयता का प्रमाण है, ये भारतीय जनता पार्टी के स्थायित्व और विश्वसनीयता का प्रमाण है। लगातार 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है। उसके बाद जब चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, उन विधानसभा चुनाव में 4 सीटों की वजह से बीजेपी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। एक बार फिर उपचुनाव के बाद अब सत्ता में आई है। अब भारतीय जनता पार्टी का मेन फोकस क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य जो है वो राष्ट्र को सुसंगठित, सुव्यवस्थित, सुविचारित तरीके से उन्नति के सोपान पर ले जाना और स्वावलंबी राष्ट्र की स्थापना करना, जो कि अपने विवेक के माध्यम से बिना किसी के ऊपर अवलंबित होकर के अपने आप में स्वस्फूर्त स्पॉन्टेनियस समाज की स्थापना हो और उस समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयत्नशील होने वाले शाह और मोदी, ये 2 तत्व। अब इसमें तीसरा और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जुड़ा है। तो इस विभिन्न विचारधाराओं के तालमेल को एक स्थान पर ला करके रखने का जो संयोग बन गया है, ये संयोग निस्संदेह भारतवर्ष के लिए जो है कल्याणकारी साबित होगा। अगर नीति, नियम और ईमानदारी के साथ बिना राजनीतिक विद्वेष की भावना को रखे हुए कार्य किया जाए तो निस्संदेह ये यशस्विता आगे जाएगी। सत्तन जी, आपने कहा कि ये इस तर्क पर या इस लाइन पर अब भारतीय जनता पार्टी चलेगी और पहले भी उसी लाइन पर चलती आई है। एक अहम सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि अभी जैसे ही जब सुबह हुई तो दिग्विजय सिंह जी ने, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हमारे प्रदेश के, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आज मंगलवार का दिन है और कमलनाथ जी जो हैं वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो बाबा उनको आज निराश नहीं करेंगे। थोड़ी देर होते होते जब ये रुझान सामने आने लगे तो उन्होंने अपना अंदाज बदल लिया और उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है और ईवीएम पर आरोप लगाए गए। इसके मामले में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी कांग्रेस हारती है तो राहुल गांधी हो या कोई भी बड़े कांग्रेसी नेता हो, वो हमेशा ईवीएम को निशाना बनाते हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? वो तो कभी पलटकर इस बारे में कुछ कहती तक नहीं है। कमलनाथ जी को अगर भगवान हनुमान जी का इष्ट है और भगवान हनुमान जी अच्छा ही करेंगे, ये सब तय है, लेकिन भगवान हनुमान जी के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो ये है उनकी एक तो भक्ति। वो अपने प्रति भक्ति नहीं चाहते, वो अपने आराध्य के प्रति भक्ति चाहते हैं। वो राम के सेवक हैं और जो राम की आराधना करते हैं वो उन्हीं की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राम नाम का उच्चारण करती है और राम नाम को लेकर के उसने एक बड़ी विशाल लड़ाई लड़ी है। और कमलनाथ जी हनुमान जी के सेवक हैं, हनुमान जी राम जी के सेवक हैं और भारतीय जनता पार्टी राम जी की सेवा करती है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली उपलब्धि राम जी के द्वारा प्रदान की जाने वाली उपलब्धि है, जिसमें हनुमान जी की भी सहमति है, क्योंकि हनुमान जी उसी बात को सहमति देते हैं जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी। तो जो महावीर विक्रम और बजरंगी हैं वो कुमति निवार और सुमति के साथ देने वाले हैं। इससे सिद्ध होता है कि सुमति भारतीय जनता पार्टी के पास है, कुमति कांग्रेस के पास है। अगर वो सुमति सिंधिया को प्राप्त हुई है तो उनका कल्याण हुआ है। अगर कुमति उन लोगों को प्राप्त हुई जिन्होंने इस घटना को साधारण तरीके से देखा, तो इस सुमति और कुमति के बीच का जो निर्वाचन था उस पर पूरे तुला दंड पर तोल करके जनता ने न्याय कर दिया है। यही कारण है कि कमलनाथ जी कह रहे हैं कि जनता के द्वारा दिए हुए निर्णय को सिरोधार्य करते हैं। कोई भी नेता होता इस स्थिति में तो इसी वाक्य को दोहराता। इसके पहले भी हारे हुए लोग इसी वाक्य को दोहराते चले आए। ये सनातन वाक्य है, ये शालीनता का वाक्य है और इस सनातन शालीनता के वाक्य को अगर श्रीमान कमलनाथ जी स्वीकार करते हैं तो उनमें सज्जनता है। और यथार्थ को स्वीकार करना, सो को सो स्वीकार करना, रत्न को रत्न स्वीकार करने में बुराई क्या है? सत्तन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि वो कह सकते हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। वो
कवि भी हैं और हनुमान जी की प्रवचन भी करते हैं, इसलिए उन्होंने एक बात कही कि जैसे कि दिग्विजय सिंह ने लिखा था कि वो हनुमान जी के भक्त हैं, तो कमलनाथ जी तो हनुमान जी की सेवा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी राम जी की सेवा करती है। तो मंगलवार का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए लकी साबित हो रहा है। 20 सीटों पर बढ़त, यानी कि 19 पर बढ़त, 1 पर जीत, कांग्रेस 7 पर आगे। बात करें मल्हरा की, भारतीय जनता पार्टी बड़े मल्हरा से आगे चल रही है। भांडेर में बीजेपी आगे चल रही है। आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास माने जाने वाले तुलसीराम सिलावट आगे हैं, हरदीप सिंह डंग आगे है। बदनावर की अगर बात करते हैं तो बदनावर में भी दत्तीगांव, जो कि लगातार कांग्रेस में रहे, जिनके पिताजी कांग्रेस में रहे, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रहे हैं। फूल सिंह बरैया जो पहले आगे चल रहे थे कांग्रेस से, वो भी अब पीछे हो गए हैं। अगर हम बात करें मेहगांव की, तो मेहगांव में भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं और मानधाता से बीजेपी के नारायण सिंह पटेल जीत चुके हैं। आगर में अभी कांग्रेस की, जैसे कि हमने बताया था आपको कि कांग्रेस आगे चल रही है आगर में, ये लेकिन जो ये फासला है आगर का, ये 100 मतों का फासला था, अभी भी बढ़कर बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। सुर्खी में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इस तरह के जो हम आपको लगातार रुझान बता रहे हैं, अब हम बोल सकते हैं कि स्थिति साफ होती नजर आ रही है, क्योंकि जब हम पहले, दूसरे और तीसरे चरण की बात करते हैं तो उसके बाद एक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अब इतना बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और शायद वो कल से ही जानते थे, क्योंकि उन्होंने कल ही ट्वीट करके लिखा था रात में कि जो मध्य प्रदेश है वो त्योहारों का प्रदेश है, हम त्योहार मनाते हैं, हम खुशियां मनाते हैं, और इसलिए हमारे प्रदेश में पटाखे बैन नहीं है। आप खुलकर दिवाली मनाइए, पटाखे फोड़िए, क्योंकि वो शायद जानते थे कि आज पटाखे फोड़ने की बारी भारतीय जनता पार्टी के लिए है। पूरा देश शायद 14 नवंबर को दीपावली मनाएगा, लेकिन बीजेपी कार्यालय में आज दिवाली मनने लगी। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के भोपाल कार्यालय में मिठाइयां बट चुकी है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। इंदौर में भी जश्न का माहौल है। और मेरे साथ मौजूद हैं पंडित सत्यनारायण सत्तन, जो कि वरिष्ठ नेता हैं, जो कि बीजेपी से कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। सत्तन जी, मैं आपसे एक अहम सवाल पूछूंगी। कई लंबे समय से आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नहीं देखा गया, इसकी एक अहम वजह क्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाने से नहीं देखा गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्य जो है कार्यालय में नहीं होता। कार्यालय में रीति नीति निर्धारित करके वो वर्करों को काम करने के लिए सौंपा जाता है। कार्य तो मैदान में होता है, और जो कार्य मैदान में होता है उसका परिलक्षण अभी हमें इन पर्दों पर दिखाई दे रहा है, जो हमें सूचना दे रहे हैं। मानधाता से जीत के साथ और ये 20 सीटों पर बढ़त के साथ में जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं, ये उन्हीं कर्मशीलता का परिणाम है। रहा प्रश्न दिग्विजय सिंह जी का, तो दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी भी अपनी पार्टी के साथ में रह करके अपने आत्मविश्वास को लूज नहीं किया है। जय और पराजय के बीच में उन्होंने अपने धैर्य को छोड़ा नहीं है। ये वो एक निष्ठावान कार्यकर्ता की, एक निष्ठावान नेता की उपस्थिति को दर्शाने वाला उदाहरण है। दिग्विजय सिंह हारने के बावजूद भी अपने आत्मविश्वास को लेकर के खड़े हो जाते हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने वाले जो कांग्रेस के नवोदित नेता हैं, जिन्होंने कुछ समय पूर्व ही अपने आप को समाज के सामने प्रतिपादित किया है, वो उन लोगों ने जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया है, एक ब्लंडर मिस्टेक जो माननीय कमलनाथ जी के द्वारा आइटम को लेकर के की गई, उसको लेकर के जो तमाम छीछा लेदर हुई, उस छीछा लेदर का भी परिणाम, क्योंकि वो नारी को लेकर के की गई थी और महिला को लेकर के किया जाने वाला जो शब्द विन्यास है, उसमें शालीनता और मर्यादा का होना नितांत अपेक्षित है। आइटम शब्द ने भी उनकी जो छवि थी उसको कहीं ना कहीं लांछित किया है। सत्तन जी, जैसे कि अभी आपने कहा, आपने जब कमलनाथ जी की बात की तो आपने माननीय लगाया, आपने जब दिग्विजय सिंह की बात की तो आपने उनके आगे श्रीमान लगाया।
आज की राजनीति और आपके जमाने की राजनीति, ऐसा भी कहा जाता है कि आपके और दिग्विजय सिंह जी के संबंध काफी अच्छे रहे हैं, आपके अपने समय में रहे कांग्रेसी नेताओं के साथ भी संबंध काफी अच्छे रहे, लेकिन अब जिस तरह की राजनीति हो रही है बदले की भावना में, जैसे कंप्यूटर बाबा का जिस तरीके से पूरा आश्रम तोड़ दिया गया, इस पर भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बदले की भावना से ये काम किया गया। इसके पहले कांग्रेसी समर्थकों के भोपाल में उनका कॉलेज तोड़ा गया, जो कि कांग्रेस के खुद विधायक हैं, उनका जब कॉलेज तोड़ा गया बिना किसी, तभी भी ये कहा गया कि जो शिवराज सिंह चौहान है वो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। और जब कमलनाथ सरकार थी तो इंदौर और धार में ऐसे कई कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तोड़े गए जो कि बीजेपी समर्थक लोगों के थे। तो ये राजनीति का जो बदलता हुआ दृश्य है, क्या अब ये किस स्तर पर जाकर रुकेगा? संत सुमति सुभग सिंगारू, संत चरित शुभ चरित कपासु। संत का चरित्र जो है कपास के समान होता है, जो मनुष्य के लिए वस्त्र बन करके उसकी नग्नता को ढकने में काम आता है। साधु का यही चरित्र है। कंप्यूटर बाबा कोई साधु है? कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी इधर कभी उधर, अब आगे न जाने किधर जेल में रहेंगे या स्वतंत्र रहेंगे, मंदिर में रहेंगे या पूजा पाठ में रहेंगे। ये तो जो उन्होंने संतत्व को जो है लांछित करने का प्रभाव किया। पहले बीजेपी का गाना गाते रहे, भारतीय जनता पार्टी का गाना गाते रहे, वहां पर जाकर के उन्होंने मंत्री पद स्वीकार किया है, उसके बाद में आकर के कांग्रेस में चले गए, अपने स्वार्थ साधन के लिए इधर उधर आया राम गया राम की भूमिका निर्वहन करने वाले जो लोग होते हैं वो संत नहीं होते। संत वो होते हैं जो समाज की कुरीतियों को समाप्त करके सुरीतियों की स्थापना करने का काम करते हों। संत सुमति, उनके पास सुमति होती है, कुमति नहीं होती। बाबा ने बिना किसी भूमिका के इतना बड़ा मंदिर, गौशाला, ये सब खड़ी कर दी और उस जमीन के अट्टा पट्टा वैधानिक कार्यवाही कुछ नहीं है, तो किस बूते पे कर लिया? एक साधारण मनुष्य के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस तरीके का आचरण किया तो उनके भी भवन ढाए गए ना, उनकी भी सत्ता को नष्ट किया गया ना। नीति नियम के साथ आचरण करने वाले लोग ही सुयोग्य होते हैं और उनके राज्य को ही सुराज कहा जा सकता है, कुराज की व्यवस्था नहीं दी जा सकती। संत से ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वो अपने ही वचनों को एक दिन में बदल दे। संत के वचन प्रमाण होते हैं, राष्ट्र कल्याण के माध्यम होते हैं। संत सुमति, संत के साथ सुमति का होना जरूरी है। उनके पास सुमति है ही नहीं, कुमति है। जब देखो, जब उदाहरण के नाम पर जो भी कुछ करना चाहते हैं, उनके चारित्रिक मेरुदंड का प्रश्न है। रहा प्रश्न शिवराज का, तो शिवराज ने भी अपना करके देख लिया कंप्यूटर बाबा को, कमलनाथ ने भी अपना कर देख लिया कंप्यूटर बाबा को। रहा प्रश्न शिवराज का, तो शिवराज की छवि मध्य प्रदेश में एक आदर्श शासक की छवि है, एक अत्यंत अभिन्न आत्मन की छवि है। उसने अपने आप को मामा के रूप में प्रतिपादित किया है, बच्चियों ने उसे मामा का स्नेह दिया है। बेटियों के प्रति जो उन्होंने अपनी मानसिकता का परिचय देकर के अपना जो आचरण किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको तो विरोधियों ने भी स्वीकारोक्ति दी है। विरोधियों ने भी उस कार्य को उठा करके अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। जो आदमी सुविचारित तरीके से अपने आचरण को रखते हुए भारतीय निष्ठाओं को पोषित करते हुए आचरण करता है, वो भारतीय जनता पार्टी का शिवराज हो सकता है। सतन जी, शिवराज सिंह चौहान ही क्या जीत की अहम वजह है मध्य प्रदेश में, या फिर ये मोदी मैजिक भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी धारा 370, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में तो चुनाव के जो नतीजे आए थे उसके बाद धारा 370 को हटा दिया गया, उसके बाद श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ, तो क्या कहीं ना कहीं इनका असर भी है मतदाताओं के दिमाग में? यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और रीति नीति की विजय है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने वैमनस्य का परित्याग करके आगंतुक को सम्मानित करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। जो लोग आगंतुक की रक्षा करने के लिए उस अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, वो निस्संदेह अब प्रजातंत्र को जीने की योग्यता रखते हैं। अब इस जीत का जो प्रभाव है
वो प्रभाव आगे जाकर के की जाने वाली राजनीति में परिलक्षित होगा। कांग्रेस से आए हुए जीते हुए जो विधायक बनकर के बैठेंगे उन्हें राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप, रीति नीति, विचारधारा का की संपूर्ण समग्र जानकारियां नहीं हैं। जब वहां पर महाराज कहला के खुश होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की जाजम पर बैठेंगे तब उन्हें महाराज साहब कह करके संबोधित करने वाले लोगों की संख्या नहीं होगी, उन्हें भाई साहब कह करके संबोधित करने वाले लोगों की संख्या होगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर भाईचारे के साथ अपनी अपनी कार्यवाही को अंजाम देता आया है। इस युति के परिणाम स्वरूप अगर वैचारिक तालमेल नहीं हुआ तो कुछ दुर्घटनाएं होने के अंदेशे हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को क्षति इससे बिल्कुल नहीं होगी, अगर क्षति होगी तो कार्यकर्ताओं को होगी, क्योंकि ये आए हुए लोग जो हैं वो अपने आप को सुप्रचारित करने के लिए अपना स्थान सुरक्षित करना चाहेंगे। जिन लोगों का स्थान वहां पर सुरक्षित था वो लोग वहां पर अपने आप को निराश पाएंगे। ये एक अंतर्द्वंद की स्थापना संगठन के बीच में हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सुविचारित नेतागण जो हैं इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई ना कोई प्रयोग अवश्य करेंगे, कोई ना कोई माध्यम अवश्य लेकर के आएंगे ताकि इन दोनों के बीच का तालमेल फिट कर सके। सत्तन जी, जैसे कि जब ये सब कुछ हुआ, इधर से उधर उठकर आ गए लोग, ये 22 विधायक आए, उसके बाद में तुलसीराम सिलावट आपके निवास स्थान पर पहुंचे, उसकी कई तस्वीरें वायरल हुई, लेकिन जब सिलावट के लिए प्रचार करने की बारी आई तो आपको वहां नहीं देखा गया। इसकी एक वजह क्या हो सकती है? क्योंकि सत्तन जी तो वो है जिन्होंने अभी सांसद के चुनाव में भी सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर प्रचार किया था। मैंने अलग थलग खड़े होकर के प्रचार किया था। भारतीय जनता पार्टी ने 70 से ऊपर की उम्र के लोगों को राजनीति में सक्रिय रूप से काम करने के लिए बैन लगा रखा है। 70 से ऊपर की अवस्था रखने वाले लोग जो हैं वो राजनीति में काम नहीं करेंगे। इस बात की घोषणा हम अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए माननीय शाह साहब ने की थी। तब से मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रवेश नहीं किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के आदेशों को, निर्देशों को, उनके आदर्शों को और अटल बिहारी वाजपेयी की उस निष्ठा को लेकर के मैं अपने आचरण को तंदुरुस्त बनाए रखता हूँ। रहा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी की खामियां और खूबियों का, तो अवसर आने पर मैं गलत होता है कुछ तो उसको भी गिनाने में नहीं चूकता नहीं हूँ। और जो उपलब्धियां तो है ही, भाजपा के माध्यम से उपलब्धियों का अंबार ही अंबार है, क्योंकि इस देश की बढ़ती हुई उमंगवान जवानी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और जहां पर जवानी होती है वहां पर निस्संदेह राष्ट्र के नाम पर एक निशानी जरूर होती है। सत्तन जी, जो भारतीय जनता पार्टी में नए विधायक शामिल हुए हैं, जिनकी बात करें, जैसे सिलावट की बात करें, बदनावर में दत्ती गांव की बात करें, ये अपने अपने क्षेत्र के मंझे हुए लोग हैं। क्या ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बना पाएंगे, या इनके जो कार्यकर्ता पहले इनके साथ काम कर रहे थे उन्हीं को लेकर आए हैं? अब किस तरीके से, क्योंकि अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जाजम पर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठेंगे तो उन्हें महाराज नहीं, उन्हें भाई साहब पुकारा जाएगा, तो ये लोग कैसे अपने आप को बदलेंगे? इतने साल लगातार 15 साल सत्ता में रहे हैं वो भी। आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी दादी की शरण ही सुखद महसूस हुई। उन्होंने कहा, मैं उनकी उस बात को नकारता हूं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि ये चुनाव मेरा नहीं, ये चुनाव कांग्रेस का नहीं है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मेरा है। अगर ये चुनाव उनका होता तो ये आने वाले जो परिणाम है ये कदापि नहीं होते। ये आने वाले परिणाम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि के परिणाम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लिया हुआ निर्णय जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सशक्तता का निर्णय है। वो अपनी दादी की शरण में आए हैं। दादी ने इस पार्टी को उचित रूप से खड़ा करने
करने में जो योगदान दिया है माननीय आदरणीय पूज्य है सर्वप्रिय राजमाता सिंधिया जी जो हैं, उन्होंने एक बेटे के चले जाने के पश्चात, एक बेटे से विलग होने के पश्चात जो लाखों बेटों की प्राप्ति की, उन बेटों ने राजमाता के सम्मान को अक्षुण्ण और अखंड बनाया है। राजमाता के उसी सम्मान और अक्षुण्ण और अखंडता को ध्यान में रखते हुए पोते ने भी माता की शरण में जाने का निश्चय किया है और उसका परिणाम उनको सम्मानजनक रूप से प्राप्त हो रहा है। अगर हम बात करें आज की बीजेपी की, एक हम बात करते हैं अटल जी की बीजेपी की, जिन्होंने एक वोट के लिए अपना पद छोड़ दिया था, इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने किसी को खरीदने की कोशिश नहीं की, उन्होंने किसी को मनाने की कोशिश नहीं की। और आज की बीजेपी जो लंबा फासला भी तय करके वापस से सत्ता में लौटी है, कितना अंतर है विचारधारा में? या वाकई खरीद फरोख्त, या फिर वाकई अब एक ये भी हम अक्सर कहते हैं कि अब कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा में कुछ अंतर नहीं रह गया, तो ये कितना सच है? कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा में अंतर नहीं रह गया, ये कितना सच है? ये इतना ही सच है कि दोनों एक बात कहते हैं कि हम जन कल्याण के लिए लड़ते हैं, ये इतना ही सच है। बाकी उनकी अपनी रीति नीतियां हैं, काम करने के अपने तौर तरीके हैं, वो अपने तौर तरीकों से समाज तक पहुंचना चाहते हैं, ये विकास की यात्रा करना चाहते हैं। बीजेपी ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास कहते कहते बीजेपी से डंग ने जीत अपनी सुनिश्चित कर ली है। बीजेपी की सुवासरा सीट, जिस पर कांटे की टक्कर कही जा रही थी, हरदीप सिंह डंग जीत चुके हैं। दूसरी जीत भारतीय जनता पार्टी ने वापस से एक और जीत हासिल की है। सुवासरा से भारतीय जनता पार्टी के हरदीप सिंह डंग जीत गए हैं। उन्होंने अभी सबसे बड़ी खबर है, सुवासरा से भारतीय जनता पार्टी के हरदीप सिंह डंग जीत चुके हैं। जी हाँ सत्तन जी, आपसे बात करते करते भारतीय जनता पार्टी ने 2 जीतें दर्ज करा ली है। सुवासरा से हरदीप डंग जीत चुके हैं और इसके पहले हमने मंधाता की रिपोर्ट भी दी थी, वहां से भी जीत दायर कर चुके हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे जो जिनको हम कह रहे थे कि अभी 19 पर आगे, अब 18 पर आगे है, 2 जगह जीत चुकी है। ये जो चुनाव है, इस चुनाव के नतीजे स्पष्ट होने लगे हैं, बीजेपी जीतने लगी है। किस तरह से अब सेलिब्रेशन किया जाएगा? जैसे हमने आपको दिखाया ही था अभी कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो तो ढोल धमाके बजा रहे हैं, भोपाल में जश्न का माहौल है, इंदौर कार्यालय पर जश्न का माहौल है। सत्तन जी कैसे खुशी मनाने वाले हैं? कार्यकर्ताओं के उत्साह को खंडित करने की ताकत किसी के पास नहीं होती। कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ही जीत सुनिश्चित होती है। उनकी कर्म कुशलता का परिणाम ही विजय का तोहफा लेकर के समाज के सामने आता है। तो जश्न मनाना तो आवश्यक होता है और हारे को जो है सोचने समझने का अवसर मिलता है। हार जो है वो इस बात का परिचायक होती है कि कहाँ पर त्रुटि रह गई। आप त्रुटि जनता के बीच में करना चाहते हैं तो अशोभनीय भाषा बोल करके उस अपने आप को आप सम्मानित नहीं करवा सकते। अगर आप सम्मान की अपेक्षा रखते हैं तो सम्मान करना भी आपको आना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने नैतिकता के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए एक वोट नहीं खरीदते हुए अब प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दिया, संसद को लात मार दी। वो जमाना अटल बिहारी वाजपेयी के सोच का मामला था और अटल बिहारी वाजपेयी की उस सोच और उस परिपक्वता के परिणाम स्वरूप ही देश में ये संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के प्रति लालची पार्टी नहीं है, वो नई व्यवस्था सुविचारित राष्ट्र को बनाने में, निर्माण करने में अपनी योग्यता का अनुभव करती है। तो कार्याय बद्धा कटियम, हे मातृभूमि हम तेरे कार्य के लिए कटिबद्ध होकर के खड़े हुए हैं, इस बात की घोषणा करती है। प्रभु हिंदू शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता, हिंदुस्तान का जो स्वरूप हो वो शक्तिमन हो, इस भावना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम करती है। उसका विश्वास राम में है, कृष्ण है, शिव में है, धर्म की आस्थाओं में है और इन संस्कार को पीढ़ियों के द्वारा हमारे को प्राप्त होता रहा है। उन संस्कारों को हम
छोड़ नहीं सकते। सर्वधर्म समानत्व, स्वदेशी स्पर्श भावना, हमने कभी किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया और ना करना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो सुविचारित स्वरूप है उसके कार्यकर्ता के पास है, वही उसका तमगा है, वही उसका आभूषण है, वही उसकी तेगा, तलवार, ढाल, सब कुछ उसे ही माना जाना चाहिए। वो आक्रामक होता है केवल चुनाव में, आक्रामक होता है तो उसका मतलब शस्त्र नहीं उठाता, वो आक्रामक तरीके से अपने विरोधियों के प्रवाह को रोकते हुए अपनी विचारधारा के पौधे को निरूपित करता है। सतन जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर की बात करते हैं तो एक अहम वजह है जो कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता हैं उनसे, मतलब कार्यकर्ता तो हम कहेंगे कि है ही नहीं, पर अगर नेता हैं या कोई भी है, छोटे से छोटा नेता या बड़े से बड़ा नेता, उन तक पहुंच पाना जनता के लिए बहुत मुश्किल है। वहीं बीजेपी के नेताओं से बात हो जाना या मुलाकात हो जाना थोड़ा आसान लगता है। क्या ये भी एक अहम वजह हो सकती है कि जो जनता है वो बीजेपी को चुन रही है और कांग्रेस को नहीं अपना रही? क्योंकि अगर कमलनाथ ने भी बात की तो या तो किसानों की बात की या तो उन्होंने सिर्फ शुद्ध के लिए युद्ध की बात की, इसके बीच के लोग तो उन्हें नजर ही नहीं आए। किसानों की बात करना सर्वहित की बात करना है। किसान है तो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के उदर पोषण की व्यवस्था करने वाला किसान किन स्थितियों और परिस्थितियों के बीच में अपने आप को जीता है, इस बात की चिंता राजनीति ने करना चाहिए और राजनीति करती है। किसान की पीड़ा जो है वो प्राकृतिक पीड़ा है। कभी फसल उसकी गल जाती है, कभी जल जाती है, कभी उसमें वर्षा नहीं होने के कारण वो उसको तमाम आपदाओं का अभी इस बार तो टिड्डियों का भी सामना करना पड़ा। तो ये तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के किसान जीता है। उसे उपकरण प्राप्त नहीं होते, खाद समय पे प्राप्त नहीं होता, वर्षा समय पे नहीं होती, मानसून के भरोसे पर बैठा रहता है, सिंचाई के अमले कम है, के रकबे कम है। इन सारी की सारी व्यवस्थाओं को लेकर के किसान जो है जिस मजबूरी का अनुभव करता है तो उस मजबूरी को मिटाने का दायित्व सरकार के पास होना चाहिए। सरकार की चिंता किसान के प्रति उचित होती है, लेकिन अन्य वर्ग के प्रति भी उसका रुझान होता है। हमारे संविधान ने जो आरक्षण की व्यवस्था कर सकी है उसको लेकर के समाज में जो वैचारिक असंतुलन है, उस असंतुलन के परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं और वो कहीं कहीं घटनाओं में परिवर्तित होते हुए दिखाई देते हैं। हम उस संविधान की परिक्रमा नहीं करते, लेकिन उसका आचरण करना हमारे लिए आवश्यक होता है, क्योंकि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के स्वतंत्र नागरिक हैं। हमारे अपने कुछ अधिकार हैं। हमारे पास अगर मत का अधिकार है तो मत के साथ साथ हमें सेवा की भावना और नागरिक कर्तव्यों का पालन करने की भावना भी हमारे पास होना चाहिए। रहा प्रश्न शिवराज का, तो वो किसान का बेटा है, किसान के दर्द को जानता है और किसान के दर्द को जानने के साथ साथ उसने समाज में एक आत्मीयता के वातावरण को डेवलप किया है और उसने जिस तरीके से लोगों के अंतर मन में अपने आप को व्यवस्थित करते हुए फिट किया है वो बहुत कम नेता कर पाते हैं। एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्हें राष्ट्र ने चाचा कह करके संबोधित किया था। दूसरा व्यक्तित्व ये निकल करके आया है मध्य प्रदेश में जिसे बच्चों ने मामा कह करके संबोधित किया है। तो लोगों जीवन में मिलने वाले जो अलंकरण है, ये अलंकरण शिवराज ने अपने आप थोड़े ही हो रहे हैं। ये अलंकरण जनता जनार्दन ने दिए, कमलनाथ जी को क्यों नहीं दिए? कल के लोग राजनीति में आए हुए नवोदित विधायक जिस भाषा और शैली का उपयोग करते हैं, हमारे शहर के ही एक विधायक हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं, जिन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से जिस तरीके का उपयोग किया है वो कोई संस्कारित वाणी नहीं है, वो कोई सम्माननीय वचन नहीं है। उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो अपने ग्रामीण होने का ही परिचय दिया है कि हम तो गांव के संस्कार को छोड़ ही नहीं सकते। ग्राम में सभ्यता नहीं है ऐसा थोड़ी, ग्राम में तो ज्यादा सभ्यता है, लेकिन उस असभ्यता और उजड्डपन का परिणाम देते हुए लोगों को संबोधन से भी निकृष्ट माना गया। तो ये जिनका नाम सतन जी नहीं लेना चाहते, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी। जीतू पटवारी की बात की जा रही है यहाँ पे, जिनके बयान
काफी विवादास्पद रहे। मीडिया ने भी उन्हें बार बार लगातार चेतावनी दी है, उन्होंने कई बार मीडिया को भी चेतावनी दी है। ये वही जीतू पटवारी हैं जो जब शिक्षा मंत्री थे तो उनका ये तक कहना था कि वो सिर्फ नेशनल मीडिया से ही बातचीत करते हैं। बहरहाल हम लगातार बने हुए हैं, अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी आगे चल रहे हैं। सांची से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर जीत दर्ज करा चुकी है, कांग्रेस 7 सीटों पर आगे है, भारतीय जनता पार्टी अब 18 सीटों पर आगे है, 2 पर जीत दर्ज करा चुकी है और बसपा 1 पर आगे है। इस तरीके से जो रुझान सामने आ रहे हैं, अब हम इन्हें फैसला भी कह सकते हैं। जो जनता का मत है, जनता का फैसला है, उन्होंने इस बार फिर से कमल को चुना है और हाथ का हाथ छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में हाथ का हाथ छोड़ने का क्या अहम कारण है, इसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं पंडित सत्यनारायण सत्तन से, जो भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने इंदौर में खाता खोला 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र में। सत्तन जी, 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक अगर रहे तो वो आप थे। आज आप जिस तरीके की, मैंने हालांकि ये सवाल पहले भी किया है कि आज जिस तरीके की राजनीति है, जिस तरीके के विधायक हैं, उस जमाने में कांग्रेस और बीजेपी वाले संग में ही बैठते थे, उनकी सिर्फ विचारधाराएं अलग थी। अब तो गाली गलौज का जमाना है, एक दूसरे पर छीटाकशी का जमाना है, आरोप का जमाना है। ये राजनीति किस स्तर तक गिरेगी या ये देश को कैसे ऊपर ले जा सकती है जिसका खुद ही कोई भरोसा नहीं है। जो लोग वैमनस्य की राजनीति करते हैं वो प्रजातंत्र को जीने का अधिकार नहीं रखते। वैमनस्य की राजनीति जो है वो प्रजातांत्रिक परंपरा के विपरीत है। हम आज भी अपने विचार एक विरोधियों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उनसे वैमनस्य नहीं रखते। वैमनस्य रखने का कोई कारण ही नहीं होता। हमारे और हमारे वैचारिक प्रतिद्वंदियों के पास जो विचारधारा है उनको लेकर के हम एक दूसरे से जूझते हैं, और जूझने का मतलब यह है कि हम अपने विचार रखते हैं, वो अपने विचार रखते हैं। हमें अपने विचार रखने का अधिकार है, उन्हें अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन हमारे और उनके विचारों का निर्णय करने का अधिकार तो जनता जनार्दन के ही पास में है। इसलिए हम निश्चिंत होकर के बैठते हैं कि हम अपनी जगह पर ठीक है, तुम अपनी जगह पर ठीक हो। जो तोलावटी है वो पूरा तोल करके बता देगा कि कौन सा माल अच्छा है और कौन सा माल खराब है। जो अच्छे और खराब के बीच का निर्णय करे वो जनार्दन है, वो जनता जनार्दन के द्वारा निर्णय किया जाता है। और रहा प्रश्न इस बात का कि प्रजातंत्र में जो आप उत्तेजित होकर के बोलो या किसी एक नाम अभी आपने लिया कि वो वहां पर है, वो उस तरीके की भाषा बोलते हैं, तो भाषा बोलने से व्यक्तित्व का क्षरण होता है। आज आप बोल लोगे, कल तक आपकी जो छवि थी आप उसे खुद ही दूषित कर रहे हैं। आप ये कहेंगे कि मैं मंत्री हो गया और मैं तो उच्च लोगों से ही बात करूंगा, छोटों से बात नहीं करूंगा, तो ये आपके तेवर ठीक नहीं है। प्रजातंत्र में एक एक वोट का महत्व दिख रहा है ना है। ये डंग के जीतने के हारने के लिए कई अखबार लोगों ने कहा था कि ये डंग हार जाएंगे। ये मानधाता से जीते हुए नारायण सिंह जी हैं, इनके बारे में भी ये कहा था कि ये बहुत बुरे चले जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की साख के परिणाम स्वरूप ये दोनों सीटें निकल गई, तो बाकी का क्या है? अखबारों ने लिखा था कि ये हार जाएंगे मानधाता से, ये हार जाएंगे सरदार जी है, लेकिन सरदार जी भी जीत गए। मानधाता से भगवान भोलेनाथ ने उनको भी जिता दिया, ओंकार जी ने है। अब ये जो जनता ओंकार जी ने जिताया तो ओंकार जी तो बैठे ही ना। ये तो धर्म तत्व जय की बात हो गई। चलो तुम्हारी वाणी सिद्ध हो गई कि हम धर्म प्रधान राजनीति करते हैं, अब इसमें भी आप धर्म घुसल दो तो ठीक है, घुसलते रहो धर्म। जीतना तो भारतीय जनता पार्टी को था, जिताने वाली जनता। भगवान भोलेनाथ तो उठ के नहीं आए थे कहने के लिए कि नारायण सिंह को जिता दो है, या नानक देव जी तो नहीं आए थे कहने के लिए कि इसको डंग को जिता दो। जिताया तो जनता जनार्दन नहीं। जनता जनार्दन उपयोगी और अनुपयोगी दोनों के बीच की स्थितियों को अच्छी तरीके से जानती है कि ये उत्पादित होगा या ये नष्ट होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से बढ़त नहीं बना ली। हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौट रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति पर शिवराज सिंह चौहान सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं। आने वाले समय में सीएम बने रहेंगे शिवराज सिंह चौहान।
कमलनाथ की उम्मीदें टूट चुकी हैं। उन्होंने खुद ये कह दिया है कि जनता का जो मत है हम उसे स्वीकार करते हैं। और हमारे साथ सत्यनारायण सत्तन बने हुए हैं जिन्होंने हमसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, मेहनत किया है, इसीलिए जनता ने चुना है और तोलने वाली जनता ही होती है। तो तोलने वाली जनता की जो ताले की चाबी, जो उस दिन ताला लगाया गया था सोमवार को, उसकी चाबी आज जब लगाई गई और जब जो परिणाम खुलकर सामने आए वो परिणाम यही है, भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 18 सीटों पर 2 सीटों पर विजय हासिल की है, 7 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर अन्य। अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का और अपडेट का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। बने रहिए खबर 100 न्यूज के साथ। नमस्कार, पहली बार मैं पुनीत वशिष्ठ खबर 100 पे आप सभी को बहुत बहुत प्यार। न्याय के पथ पर चले, अच्छाई पर चले, बुराई का कभी साथ ना दे, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएं। प्रदीप सिंह और आपके सारे के सारे संवाददाता भाई टीम, आप सभी के लिए ये दिल से संदेश है आपके इस ब्राह्मण भाई का। अच्छा अच्छा दिखाए लोगों को, सच्चा सच्चा दिखाए लोगों को। और मैं सौभाग्य इसलिए मानता हूँ ये वीडियो बाइट देने में क्योंकि मैं जानता हूँ कि खबर 100 ऐसा ही एक चैनल है। संवाददाता दीप सिंह के साथ आपका पुनीत वशिष्ठ ऑन खबर 100 एक्सक्लूसिवली। नमस्कार, मैं हूं रजनीश तुगल एंड आप मुझे देख रहे हैं ऑन खबर 100। सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। टेक केयर। हाय गाइस, दिस इज विपुल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर 100। इसी तरह पॉजिटिव और सकारात्मक खबरें दिखाते रहिए। कीप अप द गुड वर्क। बाय। क्या सवाल आपके मन में भी उठते हैं? क्या सवाल आपको भी परेशान करते हैं? क्या सवालों का बवंडर आपको भी झकझोर देता है? तो जानिए इन टेढ़े सवालों का सीधा जवाब हमारे साथ। सवाल जरूरी है। मैं हूं आदित्य पंचोली और आप सब देख रहे हैं खबर 100। सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए हमेशा देखते रहिए खबर 100। नमस्कार। हेलो गाइस, मैं हूं फरहान साबरी और सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार, पहली बार मैं पुनीत वशिष्ठ खबर 100 पे आप सभी को बहुत बहुत प्यार। न्याय के पथ पर चले, अच्छाई पर चले, बुराई का कभी साथ ना दे, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएं। प्रदीप सिंह
और आपके सारे के सारे संवाददाता भाई टीम, आप सभी के लिए ये दिल से संदेश है आपके इस ब्राह्मण भाई का। अच्छा अच्छा दिखाएं लोगों को, सच्चा सच्चा दिखाएं लोगों को। और मैं सौभाग्य इसलिए मानता हूँ ये वीडियो बाइट देने में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि खबर 100 ऐसा ही एक चैनल है। संवाददाता दीप सिंह के साथ आपका पुनीत वशिष्ठ ऑन खबर 100 एक्सक्लूसिवली। नमस्कार, मैं हूं रजनीश दुग्गल एंड आप मुझे देख रहे हैं ऑन खबर 100। सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। टेक केयर। हाय गाइस, दिस इज विपुल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर 100। इसी तरह पॉजिटिव और सकारात्मक खबरें दिखाते रहिए। कीप अप द गुड वर्क। बाय। क्या सवाल आपके मन में भी उठते हैं? क्या सवाल आपको भी परेशान करते हैं? क्या सवालों का बवंडर आपको भी झकझोर देता है? तो जानिए इन टेढ़े सवालों का सीधा जवाब हमारे साथ। सवाल जरूरी है। मैं हूं आदित्य पंचोली और आप सब देख रहे हैं खबर 100। सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए हमेशा देखते रहिए खबर 100। नमस्कार। हेलो गाइस, मैं हूं फरहान साबरी और सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार, पहली बार मैं पुनीत वशिष्ठ खबर 100 पे आप सभी को बहुत बहुत प्यार। न्याय के पथ पर चले, अच्छाई पर चले, बुराई का कभी साथ ना दे, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएं। दीप सिंह और आपके सारे के सारे संवाददाता भाई टीम, आप सभी के लिए ये दिल से संदेश है आपके इस ब्राह्मण भाई का। अच्छा अच्छा दिखाएं लोगों को, सच्चा सच्चा दिखाएं लोगों को। और मैं सौभाग्य इसलिए मानता हूँ ये वीडियो बाइट देने में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि खबर 100 ऐसा ही एक चैनल है। संवाददाता दीप सिंह के साथ आपका पुनीत वशिष्ठ ऑन खबर 100 एक्सक्लूसिवली। नमस्कार, मैं हूं रजनीश दुग्गल एंड आप मुझे देख रहे हैं ऑन खबर 100। सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। टेक केयर। हाय गाइस, दिस इज विपुल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर 100। इसी तरह पॉजिटिव और सकारात्मक खबरें दिखाते रहिए। कीप अप द गुड वर्क। बाय। क्या सवाल आपके मन में भी उठते हैं? क्या सवाल आपको भी परेशान करते हैं? क्या सवालों का बवंडर आपको भी झकझोर देता है? तो जानिए इन टेढ़े सवालों का सीधा जवाब हमारे साथ। सवाल जरूरी है।
मैं हूं आदित्य पंचोली और आप सब देख रहे हैं खबर 100। सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए हमेशा देखते रहिए खबर 100। नमस्कार। हेलो गाइस, मैं हूं फरहान साबरी और सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार। पहली बार मैं पुनीत वशिष्ठ खबर 100 पे आप सभी को बहुत बहुत प्यार। न्याय के पथ पर चले, अच्छाई पर चले, बुराई का कभी साथ न दे, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएं। प्रदीप सिंह और आपके सारे के सारे संवाददाता भाई टीम, आप सभी के लिए ये दिल से संदेश है आपके इस ब्राह्मण भाई का। अच्छा अच्छा दिखाए लोगों को, सच्चा सच्चा दिखाए लोगों को। और मैं सौभाग्य इसलिए मानता हूँ ये वीडियो बाइट देने में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि खबर 100 ऐसा ही एक चैनल है। संवाददाता दीप सिंह के साथ आपका पुनीत वशिष्ठ ऑन खबर 100 एक्सक्लूसिवली। नमस्कार, मैं हूं रजनीश तुगल एंड आप मुझे देख रहे हैं ऑन खबर 100। सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। टेक केयर। हाय गाइस, दिस इज विपुल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर 100। इसी तरह पॉजिटिव और सकारात्मक खबरें दिखाते रहिए। कीप अप द गुड वर्क। बाय। क्या सवाल आपके मन में भी उठते हैं? क्या सवाल आपको भी परेशान करते हैं? क्या सवालों का बवंडर आपको भी झकझोर देता है? तो जानिए इन टेढ़े सवालों का सीधा जवाब हमारे साथ। सवाल जरूरी है। मैं हूं आदित्य पंचोली और आप सब देख रहे हैं खबर 100। सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए हमेशा देखते रहिए खबर 100। नमस्कार। हेलो गाइस, मैं हूं फरहान साबरी और सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार। पहली बार मैं पुनीत वशिष्ठ खबर 100 पे आप सभी को बहुत बहुत प्यार। न्याय के पथ पर चले, अच्छाई पर चले, बुराई का कभी साथ न दे, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएं। प्रदीप सिंह और आपके सारे के सारे संवाददाता भाई टीम, आप सभी के लिए ये दिल से संदेश है आपके इस ब्राह्मण भाई का। अच्छा अच्छा दिखाए लोगों को, सच्चा सच्चा दिखाए लोगों को। और मैं सौभाग्य इसलिए मानता हूँ ये वीडियो बाइट देने में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि खबर 100 ऐसा ही एक चैनल है। संवाददाता दीप सिंह के साथ आपका पुनीत वशिष्ठ ऑन खबर 100 एक्सक्लूसिवली।
नमस्कार, मैं हूं रजनीश दुग्गल एंड आप मुझे देख रहे हैं ऑन खबर 100। सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। टेक केयर। हाय गाइस, दिस इज विपुल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर 100। इसी तरह पॉजिटिव और सकारात्मक खबरें दिखाते रहिए। कीप अप द गुड वर्क। बाय। क्या सवाल आपके मन में भी उठते हैं? क्या सवाल आपको भी परेशान करते हैं? क्या सवालों का बवंडर आपको भी झकझोर देता है? तो जानिए इन टेढ़े सवालों का सीधा जवाब हमारे साथ। सवाल जरूरी है। मैं हूं आदित्य पंचोली और आप सब देख रहे हैं खबर 100। सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए हमेशा देखते रहिए खबर 100। नमस्कार। हेलो गाइस, मैं हूं फरहान साबरी और सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार। पहली बार मैं पुनीत वशिष्ठ खबर 100 पे आप सभी को बहुत बहुत प्यार। न्याय के पथ पर चले, अच्छाई पर चले, बुराई का कभी साथ न दे, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएं। प्रदीप सिंह और आपके सारे के सारे संवाददाता भाई टीम, आप सभी के लिए ये दिल से संदेश है आपके इस ब्राह्मण भाई का। अच्छा अच्छा दिखाएं लोगों को, सच्चा सच्चा दिखाएं लोगों को। और मैं सौभाग्य इसलिए मानता हूँ ये वीडियो बाइट देने में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि खबर 100 ऐसा ही एक चैनल है। संवाददाता दीप सिंह के साथ आपका पुनीत वशिष्ठ ऑन खबर 100 एक्सक्लूसिवली। नमस्कार, मैं हूं रजनीश दुग्गल एंड आप मुझे देख रहे हैं ऑन खबर 100। सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। टेक केयर। हाय गाइस, दिस इज विपुल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर 100। इसी तरह पॉजिटिव और सकारात्मक खबरें दिखाते रहिए। कीप अप द गुड वर्क। बाय। क्या सवाल आपके मन में भी उठते हैं? क्या सवाल आपको भी परेशान करते हैं? क्या सवालों का बवंडर आपको भी झकझोर देता है? तो जानिए इन टेढ़े सवालों का सीधा जवाब हमारे साथ। सवाल जरूरी है। मैं हूं आदित्य पंचोली और आप सब देख रहे हैं खबर 100। सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए हमेशा देखते रहिए खबर 100। नमस्कार।
हेलो गाइस, मैं हूं फरहान साबरी और सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार, पहली बार मैं पुनीत वशिष्ठ तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, स्थिति साफ होती जा रही है। 28 सीटों के जो नतीजे हैं, उन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी 20 पर बढ़त, यानी कि 18 पर बढ़त, 2 पर जीत, कांग्रेस 7 पर आगे, अन्य 1 पर आगे। अगर बात करते हैं कुछ खास चेहरों की, तो सबसे पहले हम सांवेर पर नजर डालें। तुलसीराम सिलावट का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। अगर दत्तीगांव की ओर रुख करें तो दत्तीगांव की जीत भी निश्चित बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये वो नाम है जिनका हारना तय माना जा रहा था, इनकी जीत निश्चित हो गई है। ग्वालियर की ओर रुख करते तो मुन्नालाल यादव आगे हैं, मुन्नालाल गोयल आगे हैं, माफ कीजिए। इसके अलावा भी कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी जीत को कहा जा रहा था कि इनकी जीत तो मुश्किल है। कांग्रेस का कहना था कि इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार मिलेगी, यानी कि पटकनी देगी कांग्रेस। लेकिन जो नतीजे आए, शुरुआत से ही वो नतीजे बिल्कुल पलट हैं। इमरती देवी, सबसे सिंधिया की खास माने जाने वाली इमरती देवी आगे चल रही है, प्रद्युम्न सिंह तोमर आगे चल रहे हैं, आपको बता दें मुन्नालाल गोयल आगे चल रहे हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सांवेर सीट की, तो सांवेर पर लगभग तय मानी जा रही है तुलसीराम सिलावट की जीत, और बदनावर विधानसभा से दत्तीगांव भी लगभग जीते हुए प्रत्याशी मान लिए गए हैं। इतना फासला अब बढ़ चुका है। मेरे साथ अभी भी मौजूद है सत्यनारायण सत्तन। एक आखिरी सवाल के बाद हम लेंगे इजाजत। राजवर्धन जीत गए और इसी बीच में राजवर्धन दत्तीगांव की जीत हो गई है, तो तीसरी जीत भारतीय जनता पार्टी के खाते में, तीसरे जीते हुए प्रत्याशी सुवासरा से बीजेपी के हरदीप सिंह, दल के बाद मंधाता के बाद अब ये जो तीसरी जीत है, ये तीसरी जीत दर्ज की है बदनावर से बीजेपी के राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने। आपको बता दें दत्तीगांव लगातार कांग्रेस में 3 बार विधायक रह चुके हैं और अब इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। तो सत्तर जी, जब अभी इन्हीं का नाम आया, दत्तीगांव का नाम आया, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि बदनावर से इनकी जीत लगभग, इनकी हार लगभग तय मानी जा रही थी, और 2 दिन पहले तक जो आंकड़े बता रहे थे, चुनाव के 2 दिन पहले तक वो यही कह रहे थे कि राजवर्धन दत्तीगांव नहीं जीतेंगे। डंग की हार भी तय मानी जा रही थी। और अगर जाते हैं हम तुलसीराम सिलावट की ओर, तो सिलावट से तो ये माना जा रहा था कि वहां का कार्यकर्ता काम ही नहीं कर रहा और सिलावट तो हारेगा ही हारेगा। फिर अचानक ये इतना बड़ा फेरबदल। भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफार्म के कारण। अगर ये कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर के खड़े हुए होते तो इनका वही हश्र होता जो जनता बचा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के रुझान को देखते हुए, देश की दृष्टि के मुकाम को देखते हुए इनकी जीत सुनिश्चित हुई है। अगर ये कांग्रेस के प्लेटफार्म पर खड़े होते तो निश्चित हो जाते। और रहा तुलसीराम सिलावट के प्रश्न की जीत का सवाल, तो कांग्रेस ने तुलसीराम सिलावट के खिलाफ जिस व्यक्ति को चुनाव में उतारा वो 2 बार का दल बदलू है, और वो स्वार्थ के कारण दल बदल करके आया है। पहले भारतीय जनता पार्टी में स्वार्थ के कारण गया था, अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में स्वार्थ के कारण गया था। जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझती है कि ये चुनाव के लिए ही उठापटक कर रहा है, जबकि ये एक व्यक्ति के प्रति निष्ठा लेकर के भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हुए, और जब ये भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए तो इस पार्टी को छोड़ करके कहीं जाएंगे नहीं। इसलिए
तुलसीराम सिलावट की जो जीत थी वो सुनिश्चित हुई, और कांग्रेस ने जो बिना विचारे 2 बार के दल बदलू को उसके सामने भेज दिया, तब ये स्थितियों में परिवर्तन आ गया। तो यही वो जगह है जहां के लिए बार बार लगातार कांग्रेस ने उम्मीदें जताई थी और कहा था कि यहां तो वो भारतीय जनता पार्टी को पटकने देने जा रही है, लेकिन जनता ने जो लॉक किया था वो नतीजा आज आ गया है। लोकतंत्र को खतरे में डालने का लगातार आरोप लगाया गया था, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया था भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अब नतीजे साफ तौर पर साफ हो चुके हैं और सब कुछ साफ नजर आ रहा है। 28 सीटों के जो रुझान सामने आए हैं उनमें से 17 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 3 पर जीत दर्ज करा चुकी है और कांग्रेस 7 पर आगे है। आपको बता दें मुंगावली पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और ये हर जगह मतलब मुन्नालाल गोयल आगे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर में आगे है, इमरती देवी आगे है, अगर बात करते हैं सिलावट की, सिलावट आगे है, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने जीत दर्ज करा ली है। और ऐसे कई नाम, ऐसे कई चेहरे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये शायद हार जाएंगे, वो भी बढ़त बनाए हुए हैं। और सबसे ज्यादा अहम अगर हम बात करें देवास की है, देवास की सीट की, देवास के पास, तो वहां ये कहा जा रहा था हाटपिपलिया पर कि भारतीय जनता पार्टी यहां किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकती और पीछे भी चल रहे थे लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, लेकिन उन्होंने भी बढ़त बना ली है। अभी लगातार जारी है, हर पल की अपडेट हमारे साथ बनी हुई है। सतन जी यहाँ आने के लिए धन्यवाद, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपसे चर्चा करके अच्छा लगा, उम्मीद है आगे भी इसी तरह जुड़े रहेंगे।